इफ वी गो टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें उसने हमें क्या बोला हुआ है? उसने कहा कि प्रूव करो कि एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी 3 meters per second somehow. ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी इज गिवन एज, एक वेलोसिटी फाइनल ये है वी एफ, इनिशियल वेलोसिटी इज दिस, टाइम डिफरेंस इज दिस. ठीक है, एक्सेलरेशन इज v minus u over t, putting the values 12 minus 0.5 divided by 4 equals to 3.2.9, which is approximately equals to 3 meters per second square. नेक्स्ट पार्ट में हमने सबसे पूछा कैलकुलेटेड डिस्टेंस x मूव्ड बाय द ट्रॉली डाउन द रोड. सो इफ वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, इफ यू गाइस रिमेंबर, हमने कहा था उसके लिए हम v एवरेज इनटू टाइम का फॉर्मूला यूज करते हैं, नॉट स्ट्रेट v इनटू t, v एवरेज इनटू t का फॉर्मूला यूज करता है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v हियर? v 12.5 plus 0.5 divided by 2, 12 plus 0.5 divided by 2, divided by 2 into 4. So the answer will come out to be 25 meters. So just keep this in your mind. Whenever there is no graph given and they have asked us to find out the distance, then using the formula distance is equals to v average into time के formula के accordingly हमने करना. Next उसने कहा है find out the distance. Since the resultant force is 0, तो हमारे पास क्या आएगा? उसने कोई वैल्यू बताया हुआ हमें? Distance time graph है up till 4. The slope makes an angle between with another constant resistive force acts upon the trolley. तो हमारे पास कैसी शेप आ जाएगी? यहाँ तक हमने जो, ठीक है, this would be my distance, this would be my total time हमारे पास. Moving on to next question. कौन सी शेप ड्रॉ होगी है ना? So ये डिस्कस भी कर लेते हैं. This is for the increasing gradient, this is for the decreasing gradient, and this is for the constant gradient. क्योंकि constant resistive force है हमारे पास, इसके लिए इंक्रीज नहीं हो रही, तो हमारे पास शेप क्या आएगी? इंक्रीजिंग कर्व के साथ आएगी. मैंने पहले भी ट्राई किया था बट वो ना टेढ़ा हो नहीं रहा था मुझसे, ऐसे करके हमारे पास बन जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? उन्होंने हमसे बोला है कि the mass of the trolley is 2 kilograms. Show that a component of weight of the trolley down the slope is 8.3. वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा हमारे पास? डाउनवर्ड. ठीक है, ये उसका कौन सा कंपोनेंट बनेगा? कॉज ऑफ थीटा का. ये कौन सा बनेगा? साइन ऑफ थीटा का. सो वेलोसिटी की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट हमारे पास लग रहा है? साइन का या कॉस का? वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूवमेंट में कौन सा कंपोनेंट लग रहा है हमारे पास? W साइन ऑफ थीटा. ये देखो ना, ये वाला. मैं इसको अलग से बना देता हूँ. ये वेट एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये इसका क्या बनेगा? कॉज ऑफ थीटा. ये कॉन्टैक्ट फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, द ओनली एक्टिव कंपोनेंट वुड बी W साइन ऑफ थीटा. ठीक है, और इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में. वेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? W इज इक्वल्स टू mg. तो साइन ऑफ थीटा यहाँ पे पुट इन हो जाएगा. m की वैल्यू हमारे पास कितनी थी दी हुई उन्होंने यहाँ पे? 2 इंटू 9.8 इंटू साइन 25. तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 8.29, which would be rounded off to significant figures as 8.7. ये चीज पिक हुई बेटो. कैसे करते हैं हम लोग? कि जब भी कोई भी वेक्टर आएगा हमने उसको स्प्लिट करना है उसके x एंड y कंपोनेंट में. उसका एक कंपोनेंट हमेशा कैंसिल आउट हो रहा होगा विद सम ऑपोजिट फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. अब देखो हम लोगों ने ओ लेवल्स में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि दिस इज द वेट, दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स. यही पढ़ा था ना हम लोगों ने, और हमने कहा था कि ये बैलेंस्ड होती है एक दूसरे के साथ.
तो अगर दे आर बैलेंस्ड तो क्या इनकी वजह से मोशन हो पाएगा कोई? तो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा कंपोनेंट होगा? जो एडअप हो रहा होगा, नॉट कैंसलिंग आउट ईच अदर। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो वेट का कंपोनेंट ऐड कर रहा था, दैट वाज W sin ऑफ थीटा। नेक्स्ट उसने हमसे पूछा हुआ है रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वी नो दैट के फोर्स इज गिवन एज F इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या निकली थी? 2.9। मास कितना है हमारे पास? 2। 2 इंटू 2.9, या अगर इसको हम 3 भी कंसिडर कर लेते हैं, ये 5.9 बन जाएगा। 5.8 न्यूटन। अब रेजिस्टिव फोर्स उसने हमें कितनी दी हुई थी? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिव फोर्स? टोटल फोर्स हमारे पास कितनी निकली? 8.3 माइनस रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स विच इज 5.8 न्यूटन। ठीक है, सो 8.3 minus 5.8 is equals to resistive force. This would come out to be 2.5 newtons जो भी है। पहले हम लोगों ने F is equals to ma कैलकुलेट कर लिया। ये कौन सी फोर्स होगी? इंजन फोर्स होगी हमारे पास। ठीक है, 8.3 न्यूटन हमारे पास किसकी थी? कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास किसके इक्वल निकला था? 5.8 न्यूटन के, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था। हमें रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो ऑल ऑफ दैट कंबाइंड टुगेदर वी हैव, दिस इज द इंजन फोर्स जो टोटल फोर्स की इक्वल होता है। ठीक है, उनका जो अब आप इसमें से एफ आर के लिए 2.5 पुट करें तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 5.8। ठीक है, विच इज इक्वल टू वो, जैसे रिजल्टेंट फोर्स नहीं हम लोग फाइंड आउट करते थे आर्डन सेपरेट करके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही होती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव दिस कंपोनेंट। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया भी था। क्वेश्चन ही हमने ये डायग्राम किया था, इसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को हम लोगों ने देखना था। ठीक है, आप उससे वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड इट्स वैल्यू इज 6 पॉइंट, और मैक्सिमम हाइट पे वो किस टाइम पे पहुंचा है? 0.6 सेकेंड्स के ऊपर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, हमसे पूछा क्या है, और हमें ये पता है कि कंपोनेंट ने क्या रहना है? एज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस टू बी नेग्लिजिबल। तो क्या दूसरी साइड पे भी उतनी ही वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? और कितने टाइम में आएगी? उतने ही टाइम में आएगी। तो 0.6 प्लस 0.6 सेकेंड्स क्या बन जाएगा? 1.2। तो हमारे, और यहाँ से क्या वैल्यू आनी चाहिए? 6 की। अल्लाह करे सही बन जाए मेरे से। लेट मी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, और नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन चेंज को शो करता है वेक्टर से। यस, थोड़ा सा पीछे हो गया, बस 1.2 पे जाके उससे मिलना है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल था। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में नेग्लिजिबल ही होगा, और हमारे पास जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स बनेंगे ये भी इक्वल मैग्नीट्यूड के बनते हैं। ठीक है, और वो यहाँ से निकलेंगे। दिस ट्रायंगल एंड अपर ट्रायंगल वुड बी इक्वल्स टू ईच अदर, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल। अच्छा बात है, क्वेश्चन उसने हमसे पूछा क्या है, पहला पार्ट, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय। मैक्सिमम हाइट के लिए हमने क्या फॉर्मूला बच्चों यूज किया था? कैन यू गिव मी द फॉर्मूला क्या था? एक तो हम लोग सिंपल भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा? S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमारे पास VI क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी क्या कंसिडर होगी? 0। S हमें फाइंड आउट करना है, तो हाफ G क्या हो जाएगा? -9.8, एंड T की वैल्यू हमारे पास क्या बनना था? बताओ, मैक्सिमम हाइट किस पॉइंट पर से रीच किया था? 0.6 सेकेंड्स पे। 0.6, तो ये आ जाएगा, कितना बनेगा? इट्स कमिंग आउट टू बी 1.77, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.8 मीटर्स। ठीक है, चेक कर लो। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना कि ये 5.9 की वैल्यू बन रही है। मैंने वो वहां पे से रेस कर देता हूँ, ये पूरा 6 पे नहीं आ रहा, तो मेरा इनडायरेक्टली ग्राफ सही बन गया था पूरा का पूरा। 5.9 पे जाके स्टॉप करना। ठीक है, इट्स नॉट स्टार्टिंग एग्जैक्टली एट 6, तो थोड़ा सा एक पॉइंट पीछे जाएगी। 5.9 ये है,
अब अगले सवाल पे आ जाइए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना है, कौन सा लगेगा एंगल? हानिया, विच एंगल वी गोइंग टू यूज? तो वी एच इज इक्वल्स टू वी कॉज ऑफ थीटा। वी की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 5.9। और कॉस की वैल्यू क्या है? 16। इसका आंसर क्या निकलेगा? और हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। वी वर्टिकल किस तरीके से होता है? वी कॉज ऑफ थीटा के। एंड वी हॉरिजॉन्टल किसके इक्वल होता है? वी साइन ऑफ थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन नहीं है जो रिजल्टेंट है। तो हम ज्यादा बेटर होगा कि हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली चले जाते हैं। तो यहां से वी वर्टिकल किसकी इक्वल आएगा? वी हॉरिजॉन्टल, साइन ओवर कॉस करना है ना, तो वी हॉरिजॉन्टल ओवर वी वर्टिकल हो जाएगा। दिस वुड बी इक्वल्स टू वी साइन ऑफ थीटा ओवर वी कॉस ऑफ थीटा। वी कैंसिल आउट हो गया, वी वर्टिकल उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वी एच इज इक्वल्स टू, वी वर्टिकल की वैल्यू क्या थी? 5.9 टेंजेंट ऑफ 16। तो ये क्या बन जाएगा? ओ, मैंने उल्टा लिख दिया। साइन ओवर कॉस करना था तो वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल आना था, मैंने उल्टा लिख दिया। V vertical is V sine of theta and V horizontal is V cos of theta। अब बन जाएगा ये V vertical over V horizontal tangent of theta। और हमें क्या निकालना है? V horizontal निकालना है। तो that would come out to be V vertical over tangent of 60 is equals to V horizontal। आप वैल्यू पुट करेंगे, 5.9 divided by tangent 60 is equals to V horizontal। देखो क्या आंसर बन रहा है। अब इसकी वैल्यू ने क्या चेंज होना है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी चेंज होता है 3.4 मीटर्स पर सेकेंड, से यूनिट दिया हुआ है। तो हम यहाँ से क्या वैल्यू ले लेंगे? 3.4 कहाँ पे बनेगा? ये 3 बन रहा है, 3.2 3.4, आपकी लाइन सीधी चली जाएगी। दिस वुड शो द, क्योंकि कांस्टेंट है ना, दिस वुड शो द वी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। उसने हमसे काइनेटिक एनर्जी मांगी हुई है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। उसने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मांगी हुई है, तो विच मीन्स हम वर्टिकल कंपोनेंट यूज करेंगे या हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे? बताइए। कोई वेलोसिटी की वैल्यू हमें गिवन तो नहीं है ऑलरेडी? बल्कि एक जरा जल्दी से कैलकुलेटर में देखो, 3.4 स्क्वायर प्लस 5.9 स्क्वायर अंडर रूट का आंसर क्या आ रहा है? 6.8। क्योंकि ये वेलोसिटी किसको शो कर रही होती है? रिजल्टेंट वेलोसिटी को शो कर रही होती है ना। रिजल्टेंट वेलोसिटी हमेशा किसकी इक्वल होती है? वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल के स्क्वायर के। तो वर्टिकल की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी? 5.9 स्क्वायर, और हॉरिजॉन्टल का क्या निकला है? 3.4 स्क्वायर। दिस वुड गिव अस 6.81। वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। 1/2 इंटू 0.65 इंटू वेलोसिटी विच इज 6.81 स्क्वायर। दिस वुड गिव अस एन आंसर ऑफ 0.5 into 0.65 into 6.81 square। 15.07, तो 15.1 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है? mg h के। h की वैल्यू हमारे पास अभी भी निकली थी, क्या थी? 1.77 ना। मतलब हमने, मैंने आपको पहले बताया था, हमने एक क्वेश्चन में हमेशा अपनी एक्चुअल वैल्यूज को यूज करना है, राउंडेड ऑफ वैल्यूज को नहीं यूज करना। ठीक है, तो m
सॉरी डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देना। m की वैल्यू क्या थी 0.65, g की वैल्यू 9.8 एंड h वाज 1.77। कितना, which will be rounded off to 11 joules. Next question is scalar and vector quantities would क्या scalar quantities which have having magnitude quantities having magnitude, या हम ये भी लिख सकते हैं depending upon magnitude and direction. नेक्स्ट पार्ट है, उसमें उसने हमसे पूछा हुआ है कि हमें कैलकुलेट करना है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। हॉरिजॉन्टल उसने 15 पॉइंट वो मीटर्स पर सेकंड दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, हमें वर्टिकल कंपोनेंट को कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी किसकी इक्वल आती है हमारे पास, एक फॉर्मूला था 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो फाइनल वेलोसिटी किसकी इक्वल आ जाएगी, अंडर रूट वी आई स्क्वायर प्लस 2as और gs हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, नीचे की तरफ आ रहा है तो g की वैल्यू पॉजिटिव 9.8 एंड s वाज 25 मीटर्स। पुटिंग दिस इनटू द वैल्यू क्या आंसर आ जाएगा, 2 इंटू 9.8 इंटू 25 का होल अंडर रूट 22.1 राउंडेड ऑफ टू 22। अब उसने बोला टाइम टेकन, टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वही जो वो सॉरी प्रूव करना है, s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्र, ये फैक्टर 0 हो जाएगा। s की वैल्यू उसने हमें कितनी दी है 25 इज इक्वल्स सॉरी इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9.8 होल अंडर रूट, दिस वुड गिव अस वैल्यू ऑफ t। आ रहा है देखो 2.25 राउंडेड ऑफ टू 2.3 सेकेंड्स। देन हमारे पास क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की किसके इक्वल होता है, हम उसमें उसका अब डिस्प्लेसमेंट है तो हमें उसको वेक्टर की बेसिस पे डील करना पड़ेगा, हमें उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स दोनों चाहिए होंगे। इन ऑर्डर उसने वर्टिकल तो हमें दिया हुआ है, हमें हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम s इज इक्वल टू वी टी सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, v का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ था, क्या हमारे पास निकला है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, क्या निकलता है 2.21 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। लेना है ना बेटे, वो तो हमेशा आएगा ना 26.8 देख लो। सॉरी, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो हम उसके लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूज करेंगे ना, वो हमें उसने कितनी दी हुई थी 15 इंटू टाइम, टाइम क्या निकला था हमारे पास 2.25 निकला था ना, उसको देखो क्या बन रहा है, सॉरी 33.75। अब हमें दोनों का स्क्वायर लेके अंडर रूट लेना है। वर्टिकल डिस्टेंस कितना था 25 स्क्वायर प्लस 33.75 स्क्वायर 42, बस या कुछ और भी आगे पीछे आ रहा है 42.0, तो उसको 42 अच्छा। अब अगेन यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक क्या कहा था, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना था तो हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई थी, मैंने पहले गलती से उसको टोटल वेलोसिटी कंपोनेंट कंसीडर कर लिया था, हमें जस्ट वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए था। एक्सप्लेन व्हाई द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इज डिफरेंट फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक ही मेजर डिफरेंस होता है कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज डिस्टेंस होता है एंड डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दिस इज द डिफरेंस।
कि इस वजह से हमारे पास वैल्यूज आ रही, ठीक है। डिस्टेंस जो था हमारे पास वो क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाज अ कर्व्ड पाथ, where displacement is the shortest distance between two points. ठीक है। सो डी उसने हमें बोला हुआ कि इट्स अ ड्रैग फोर्स, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन्स और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर। स्पीड के क्या होता है, मीटर्स पर सेकंड। डेंसिटी के क्या होता है, किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। हमने पुट करना है इसको और अपने यूनिट्स को जो है वो कैलकुलेट कर लेना। बिफोर दैट वी विल सी के हमारे पास जो है, हमें सी को क्या बनाना है बताइए, सी को हमें सब्जेक्ट बनाना है। सो इट वुड बिकम्स 2 × d डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। 2 रहने देते हैं उसको, d का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन रहा है तो उसका सेकंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा। डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब बन रहा है तो मीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा। एरिया का मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी का मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मीटर की पावर 4 बन रही है, सिमिलरली यहाँ पे भी मीटर की पावर क्या बन रही है, 4। दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, हमारे पास सी का नो यूनिट प्रूव हो जाएगा, ठीक है। Moving on to the next question. A raindrop falls vertically from rest. Assume there is no resistance. A resistance is negligible. On figure, sketch a graph for the variation with time t of the velocity v, raindrops for the 1 second. अब एयर रेजिस्टेंस हमारे पास नेग्लिजिबल है तो हम क्या करेंगे जी, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट वुड बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पास। तो 9.8 यहाँ से हम ले लेते हैं, ये पॉइंट बन रहा है, और 1 हमारे पास ये बन रहा है। हम यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रेनड्रॉप आफ्टर फॉलिंग 1000 मीटर्स, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, उसने हमें 1/2 mv² = mgh, ये कब हम यूज करते थे, एनर्जीज के चैप्टर में हमने यूज किया था। एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती थी, एनर्जीज आपस में क्या निकल आती थी, इक्वल। एम से कैंसिल आउट हो गया, हमें वी कैलकुलेट करना है, सो दैट इज इक्वल्स टू √2 GH। 2 की वैल्यू क्या है 2, जी की वैल्यू क्या है 9.8, और एच उसने हमें कितना बताया हुआ है 1000 मीटर्स। दिस वुड गिव अस एन आंसर ऑफ, यहीं से देख लो, 140 यूनिट्स उसने हमें दिया हुआ मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट इज, in practice, the air resistance raindrop is not negligible because there is a drag force. The drag force is given by the expression in A. State the equation relating the force acting on the raindrop when it is falling at terminal velocity. Terminal velocity में कौन सी दो फोर्स रिएक्ट कर रही होती हैं, एयर रेजिस्टेंस जी और वेट, एयर रेजिस्टेंस एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसने बोला हमें इक्वेशन लिखनी है जिसके अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस करना है, जहां पे ये चीजें आ रही होंगी। तो वेट किसके इक्वल होगा हमारे पास, वेट वुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ ड्रैग फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस। टर्मिनोलॉजी यही होती है ना, वेट बिकम्स इक्वल्स टू एयर रेजिस्टेंस। यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एयर रेजिस्टेंस एंड ड्रैग फोर्स, दोनों को कंसिडर करेंगे। वैसे तो हम लोग वेट इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ड्रैग फोर्स हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इट्स द फोर्स दैट एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वो रेजिस्टेंस ही कंसिडर होता है। बट उसने स्पेशली बोला है कि रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करना, फिर हम टोटल रेजिस्टेंस जो वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है वो इन दोनों का सम होगा, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम ही होगी, इट विल नॉट बी ऑपोजिट टू ईच अदर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू
फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी। उसने हमें मास दिया हुआ है, उसने हमने एरिया दिया हुआ है, उसने हमें डेंसिटी दिया हुआ है, उसने हमें सी दिया हुआ है। सो क्या करनी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। रीअरेंज करो इक्वेशन को। 2d/cpa, 2d, नहीं नहीं, अंडर रूट 2d 2d/c डेंसिटी एंड ए। 2d डेंसिटी a एंड c इज इक्वल्स टू v का होल अंडर रूट। क्या क्या दिया हुआ उसने हमें, 2:2, डी निकलेगा 1.4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 9.8 करके, cos 4 से तो mg का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, ओवर डेंसिटी उससे कितनी दी हुई है 1.2, एरिया कितना दिया हुआ है 7.1 इंटू 10⁻6 एंड सी कितना दिया हुआ है 0.60 का होल अंडर रूट। कैलकुलेट करें क्या आंसर आ रहा है, देखें इज इट क्लोज टू द वन उसने शो किया हुआ है। 7.33 राउंडेड ऑफ टू 7 मीटर्स पर सेकेंड। उसने कहा है द रेन ड्रॉप रीचेस। अब बताओ, बिना कुछ किए हम लोगों ने ओ लेवल्स में क्या पढ़ा, टर्मिनल वेलोसिटी कैसे अचीव होती है, ऐसे जाता है और ऐसे हो जाता है। उसने वैल्यू हमें 7 दी हुई है, हमने वहां से वहां तक जाना है और अपना आंसर निकालना है। 5 सेकेंड उसने बोला हुआ है, ये 5 सेकेंड में हुआ है। तो कहाँ से कहाँ तक हम टर्मिनल वेलोसिटी देंगे उसको, लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन। द रेन ड्रॉप, नहीं वो तो 7 पे जाके उसने कांस्टेंट होना है। द रेन ड्रॉप रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग अप्रोक्सीमेटली 10 meters ऑन फिगर 10.1। स्केच द वेरिएशन विद टाइम ऑफ फॉर द वेलोसिटी। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, स्पीड हमारे पास है, टाइम निकाल लो क्या बनता है। 7 डिवाइड बाई 10 0.7 बन जाएगा। डिस्टेंस 10 है ना, 10 डिवाइड बाई स्पीड कर दिया 7, हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो कितना बन जाएगा, कितना बनेगा करके देखो ना। पेन ऊपर रखो। हाँ कॉस डिस्टेंस है, 1.4 तो 1.4 तक हम लोग कर्व लेके जाएंगे, उसके बाद उसको कांस्टेंट कर देंगे। तो 1.5 ये बनेगा, उससे एक पॉइंट पीछे ये, तो ये हमारे पास 1.4 आ गया। और यहाँ पे हमने 7 तक रीच करना है। 7 कहाँ पे बनेगा, अगर ये 6 है, ये सेंटर में 7 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कर्व जाएगा ऐसे, और यहाँ पे उसके बाद क्या हो जाएगा, स्ट्रेट। Those of you who are, अच्छा जी, what do we have for the next question? You guys need to help me out with that. पहले उन्होंने बोला हुआ है कि show that the downward velocity of when it hits the ground is 19 meters. We have a velocity which is initial. We have time. Air resistance is negligible. कौन से लगा सकते हैं, VF is equals to VI plus AT का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, बताइए। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें डाउनवर्ड वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और कर सकते हैं या बस यही है जिसका डाटा है हमारे पास। तो हमारे पास अब इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 4.23, जी की वैल्यू क्या बन जाएगा 9.8, और टाइम की वैल्यू इज 1.5। मल्टीप्लाई करें, देखें आंसर आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 19 मीटर पर सेकेंड। अब उन्होंने हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोला हुआ है। डिस्टेंस का फॉर्मूला बताएं, कौन सा लगा सकते हैं।
क्या हम 2as वाला लगाएंगे या s वाला लगाएंगे? S is equal to बताइए 1 कौन सा over फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे? VF is equal to VIT plus 1 over 2. s is equals to vit plus 1 over हाफ gt स्क्वायर. वी हैव टाइम. ठीक है, हमारे पास सारा डेटा है. इनिशियल वेलोसिटी इज 4.23 इनटू 1.51 प्लस 1/2 9.8 इंटू 1.51 का स्क्वायर. जी देखें क्या वैल्यू बन रही है. 17.58 approximately equals to 17.6. नेक्स्ट ने बोला हुआ है द बॉल मेक्स कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड फॉर 12.5 milliseconds and rebounds. Mass is given as this, velocity is given. कोई फॉर्मूला हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था ऐसा, क्या लगेगा यहाँ पे? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? impulse का लगेगा. इम्पल्स. वेरी गुड. फाइनली तुमने मुझे थोड़ा सा प्राउड फील करवाया. F is equals to mv over t का फॉर्म. इम्पल्स क्या होता था? अ फोर्स दैट एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. तो उसने ड्यूरिंग बाउंसिंग का टाइम हमें सब कुछ बता दिया. वी जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू इनटू द इक्वेशन. दैट वुड गिव अस 45 46 मास था 46.5 डिवाइड बाय 1000 करूँ तो कितना बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 0.0465. ये बन रहा है. वेलोसिटी यही रहेगी 18.6 डिवाइडेड बाय टाइम व्हिच इज 12.5 into 10⁻³ 69.2. कितना? 69.2. वेलोसिटीज हमारे पास दो हैं, सॉरी. अपवर्ड है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी? 19. तो ये दोनों ऐड होंगे. एवरेज नहीं. नहीं वो ऐड कर दो. क्या आ रहा है? 139.8. अब सही है. अच्छा अब यहाँ पे जरा एक चीज पे ध्यान देना है. हमने वेलोसिटीज को ऐड क्यों किया है? एक और चीज सोचिए. सर वो कांटेक्ट करिए ना. हमारे पास वेलोसिटी एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? m is man minus u over t. दिस इज द रियल फॉर्मूला. यही होता है ना. वेलोसिटी का अपवर्ड मोशन उसने दिया हुआ है 18.6 व्हिच मींस ये क्या होगा? -18.6. और वो ऑलरेडी क्या था? माइनस. और हमने बात की हुई है फोर्सेस वगैरह में नेगेटिव का साइन हम लोग आंसर में नोट डाउन नहीं करते हैं. हम सिर्फ लिख देते हैं यहाँ पे, बट फाइनल आंसर में हम कभी उसको नोट नहीं करेंगे. डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास कौन सी होगी? क्लियरली अपवर्ड्स ही होगी क्योंकि वो रीबाउंड की है और उसमें आ जाएगी एवरेज फोर्स की डायरेक्शन वहीं पे बनेगा. नेगेटिव का साइन भी हमें हेल्प आउट कर रहा है इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए. उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उससे ऑपोजिट होगी. यूज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट. कंजर्वेशन का मतलब क्या है? 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh. हमें h कैलकुलेट करना है. तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 18.6 है क्योंकि वो इस क्वेश्चन का ही पार्ट है. उसमें उसने 18.6 की वैल्यू दिया हुआ. 18.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8. 17.6. 17.65.
6.5 है Yes. या 6.4 है? 6.5. 70.65. Sir, 4 भी हो तो 30%. 6.5 होगा तो 17.6 ही रहेगा. एंड व्हाई इज दैट? हमने रूल्स पढ़े थे सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ में कि अगर डेसिमल के बाद इवन नंबर आता है एंड इफ इट्स ग्रेटर देन 5 तो वो राउंड ऑफ नहीं होता. ठीक है, तो सिंस इट्स 6 एंड इट्स ग्रेटर देन 5 तो वो राउंड ऑफ नहीं होगा. हाँ जी, इलास्टिक को लेंगे नहीं या इन इलास्टिक को लेंगे ना? 18.6 वर्सेस 19 बनी है हमारे पास वैल्यू. बताइए इलास्टिक बनेगा इन इलास्टिक बनेगा? Is the value are the values equal to each other? No. और इलास्टिक प्लेइंग सिर्फ तब होती है जब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है. टोटल एनर्जी दोनों में कंजर्व रहेगी. ठीक है, टोटल एड अप करके सब निकालेंगे तो कंजर्व रहेगी. बट इलास्टिक वर्सेस इन इलास्टिक प्लेइंग्स में हमारे पास क्या वैल्यू आती है? हमेशा सेम आती है. इलास्टिक में हमेशा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कंजर्व रहेगी एंड इलास्टिक में एनर्जी जो है वो इन कंजर्व नहीं रहती. तो वी आर गोइंग टू से के इट्स एन इलास्टिक. डायरेक्ट रेलवे जाने की भी नहीं है क्योंकि 1 मार्क्स है. अगला सवाल हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का आ गया. प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर उन्होंने हम लोगों को पहला पार्ट बोला हुआ है कि शो दैट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज 14.2. वर्टिकल कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? साइन लगाएंगे या टेंजेंट लगाएंगे? क्योंकि आपको याद होगा वी एच और वी वर्टिकल के अंदर हम लोग हमेशा कंपोनेंट्स निकालने के लिए टेंजेंट का एंगल लगाते हैं उसके साथ. बस हमें उनकी वैल्यूज नहीं पता होती कौन सी हैं. उसने हॉरिजॉन्टल तो बता दी हमारे पास कितनी है, 18.6, वो सॉरी 8.2. ठीक है, दिस वुड बी इक्वल्स टू वी कॉज ऑफ थीटा. वी वर्टिकल किसके इक्वल होगा? वी डोंट नो बट इट्स इक्वल्स टू वी साइन ऑफ थीटा. डिवाइड करेंगे वैल्यू को और फिर हम उसको रीअरेंज करेंगे. ठीक है, सो क्या बनेगा? वी वर्टिकल ओवर वी हॉरिजॉन्टल. वी वर्टिकल कितना था? वी साइन ऑफ 60. और वी हॉरिजॉन्टल कितना है? वी कॉज ऑफ 60. ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, साइन ओवर कॉस क्या बन जाएगा? टेंजेंट. और हमें क्या बनाना है? वी वर्टिकल देना है. तो वी वर्टिकल इज इक्वल्स टू 18.2 टेंजेंट ऑफ 60. सॉरी, मैं 18.2 की लिख रहा हूँ बार बार. मैंने ऊपर भी 18.2 लिखा है. हाँ, मेरा वाकई टॉपर बच्चा एक्टिव नहीं है, सो रहा है. समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ जी, व्हाट वुड बी द आंसर? इज इट 14.2? 8.2 टेंजेंट ऑफ 60. 14.2. 14.2 हेंस प्रूव हो गया. हमारे 2 मार्क्स आ गए. समीर का साबुन स्लो है. अगला है डिटरमाइन द वर्टिकल डिस्टेंस टू विच द बॉल हैज फॉलन. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? विच इक्वेशन ऑफ मोशन वी आर गोइंग टू यूज? कैन वी यूज दिस फॉर्मूला? डू वी हैव ऑल द डेटा गिवन? इनिशियल वेलोसिटी क्या कंसिडर होगी हमारे पास? 0. ये बन जाएगा 14.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8. दिस वुड गिव अस द एच वैल्यू. हमने 14.2 क्यों यूज किया, 8.2 क्यों नहीं यूज किया? बिकॉज वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था. वी नीडेड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ. छोटी छोटी सी चीजें जो कि अगर आपने पुट इट फॉरवर्ड कर दो तो आपके क्वेश्चन में गलती. जी 10.3. 10 पॉइंट, इसका स्क्वायर लिया 14.2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय वो
10.28, तो वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा 10.3 यूनिट्स ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो क्या वो लगाएंगे S इज इक्वल्स टू वी टी। यहाँ पे हम यूज करेंगे 8.2, सॉरी ये क्या था वैल्यू हमारे पास 8.2, और टाइम कितना था गिवन 1.45। 11.9 11.48 है 11.9 ना हमारा 48 क्यों आ रहा है, बट 11.9 इज द आंसर। अच्छा, अब आगे उसने लिखा है on figure 2.2 sketch the new path of the ball having an initial horizontal velocity greater than 18.2 with negligible air resistance equal to 8.2 with air resistance। कैसे कब आएंगे, विद ग्रेटर स्पीड जाएगा तो उसमें ऐसे आ जाएगा, बिफोर टच आ जाएगा, पहले टच करेगा ना, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ तो एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो आगे तो नहीं जाएगा ना, एयर रेजिस्टेंस तो अपोजिट एक्ट करती है ना, ये जब आगे जा रहा हो सुने तो सही, एयर रेजिस्टेंस जब आगे जाएगा ये पीछे को नहीं जा रहा। अच्छा, समझिए सर ऊपर से गुजरेगा ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, नीचे वाले कैसे गुजरेगा, नीचे वाला ऐसे गुजरेगा जो आपने ऊपर है। जी और ए किसको लेबल करेंगे, चलो मैं दोनों बना देता हूँ। सर जी जो है वो ऊपर से आएगा, ए इसको लेवल करेंगे मेरे हिसाब से, तो ये जी बनेगा। ऑब्वियसली ही बनेंगे, एयर एंड विदाउट एयर रेजिस्टेंस उनके इफेक्ट्स में क्या आएंगे, स्मूदर कर्व बनाना प्लीज, अपनी अपनी वो स्केचिंग डायग्राम्स प्लीज अच्छी रखिएगा उसके अंदर। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट में उससे हमें कहा हुआ है कि हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वी हैव गिवन द वैल्यूज, एंगल दिया हुआ है, उसने इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, और हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, टाइम भी दिया हुआ है, सॉरी उसने हमें। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, यस शाबाश, सिंपल एस इज इक्वल्स टू वी टी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो cos एस इज इक्वल्स टू वी इंटू टी, अच्छा v हमारे पास कितना है 12.4 cos ऑफ 36 इंटू टाइम विच इज 0.17, 17 है ना, 1.705 सॉरी 1.05 705, तो 1.7 आ जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट इज हाइट ऑफ द वॉल कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस आगे एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, एच हमारे पास आ गया हुआ है, क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, वी ऑलरेडी हैव एच। पहले तो हम उसका वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, सो वी वर्टिकल इज इक्वल्स टू वी कॉज ऑफ, सॉरी वी साइन ऑफ 36, वो था 12.4 साइन ऑफ 36, क्या बन रहा है 7.28 to 7 point, अच्छा इसको ऑलवेज रिमेंबर, मैंने बहुत बता दिया, दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ, जब हमने कैलकुलेशंस करनी होती है हमने राउंडेड ऑफ वैल्यूज को यूज नहीं करना, तो एक्चुअल होती हैं। अब वर्टिकल के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आया था, वी आई टी प्लस हाफ
जी टी स्क्वायर। वर्टिकल हाइट फाइंड आउट करनी है तो माइनस डी टी लगाएंगे या पॉजिटिव वो लगाएंगे? ठीक है। वी आई की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है? 7.28 इंटू टाइम, टाइम हमारे पास कितना था? 0.17 माइनस 0.5 इंटू जी विच इज 9.8 इंटू 0.17 का स्क्वायर। देखो क्या आंसर आ रहा है। 1.09 approximately equals to 1.1। अब अगेन उसने बोला है a second ball is thrown from point P with same velocity as the ball in A. For this ball air resistance is not negligible. The ball hits the wall and rebounds। हाँ जी, कैसे होगा? एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल लिखा हुआ है, तो वैसे ही कर्व बनेगा नीचे की तरफ ओरिजिनल लाइन के, और रीबाउंड हो जाएगा। ऑन फिगर स्केच द पाथ ऑफ, अच्छा बस एक ही बोला बस, एंड रीबाउंड्स। रिफ्लेक्शन आएगा हमारे पास, ठीक है। उसने रीबाउंड बोला हुआ है हमारे पास, तो रीबाउंड आ जाएगा, या उसको इस तरीके से ड्रॉ कर